कैंसर का जो कैस्केड पूरे देश में छिड़ा हुआ है, देश में ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में छिड़ा हुआ है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे, क्यों इतनी तेजी से ये बढ़ रहा है, उसके पीछे टोटल साइंस क्या है, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्यों कीमोथेरेपी से लोग ठीक नहीं हो रहे और क्यों इतनी सारी दवाइयाँ चलने के बाद भी लोगों को बीमारी में बिल्कुल निजात नहीं मिल रही। लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जमीन बिकने के बाद, परिवार पूरा पैसे से खाली होने के बाद भी लास्ट में होप खत्म हो जाती है। फाइनली ट्रीटमेंट को ये कह दिया जाता है कि अब ये पैलेटिव केयर में लास्ट स्टेज में ये रिकवर नहीं होंगे। उस लास्ट स्टेज से पहले काफ़ी सारी स्टेजेज होती हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को डिकोड करेंगे, सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और जानेंगे एक अपनी लॉजिकल साइंस जो हमारी ब्रेन की होती है उससे समझेंगे क्या इसके पीछे कारण है, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे कम से कम पैसे में मैक्सिमम बेनिफिट और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इलाज हम ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कैंसर का बनने का कारण क्या है। बिना टिश्यू इंजरी के, बिना किसी जगह सेल्यूलर डैमेज के, बिना डीएनए में डैमेज के, बिना हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट के ट्यूमर नहीं बन सकता। स्टेप 1 सबसे पहले होता क्या है, मान लीजिए कोई इंसान है, वो तंबाकू खाता है या वो किसी ऐसे पेय पदार्थ का सेवन करता है जिससे उसकी खाद्य नली या लिवर डैमेज होता है, या किसी ऐसे केमिकल के संपर्क में आपका शरीर आता है जो जाने अनजाने आपके शरीर में चला जाता है केमिकल, और जिससे आपके शरीर में सेल जो उसकी एक रेगुलर शेप होती है, जिससे सेल सेल बाइंडिंग इफेक्ट और एक नॉर्मल ब्लड के फ्लो का फंक्शन चलता है, वो डिस्टर्ब नहीं हो अगर, तो आपको कैंसर नहीं बनेगा। इसके पीछे स्टेप्स क्या है। स्टेप 1 सेल्यूलर इंजरी, यानी कि टिश्यू में डैमेज हुआ। अब सेल्यूलर डैमेज होते ही क्या हुआ, आपके शरीर के अंदर सिग्नलिंग है, न्यूरॉन सिग्नलिंग है, M1 एंड M2 मैक्रोफेजेज है। बेसिकली ये क्या फंक्शन करते हैं, फैगोसाइटोसिस में M1 मैक्रोफेजेज आपकी मदद करते हैं, यानी कि ये इनके पास ऐसा मटेरियल होता है कि ये सिग्नलिंग देते हैं आपके शरीर में एक स्पेशलाइज सेल को, फैगोसाइटोसिस को, कि ये जाते ही किसी भी टॉक्सिन्स को जो डेवलप हुआ है या सेल्यूलर इंजरी है, जाके वहां पे पहचाने क्या कोई पैथोजन तो नहीं आ गया और उसको तुरंत ही मार दें। स्टेप 2 जब सेल्यूलर इंजरी हो जाती है तो सेल्यूलर इंजरी के जस्ट बाद सेल के अंदर का मटेरियल निकलता है। सेल डैमेज होने के तुरंत बाद हमारे शरीर में कुछ फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कुछ ऐसे इम्यून सिस्टम में सेल्स होते हैं जो जाकर डैमेज हुए हिस्से को रिपेयर करते हैं। फाइब्रोसिस फैक्टर, यानी कि फाइब्रोसिस बनाने वाली और फाइब्रोसिस बनाकर टिश्यू को हील करने वाली जो सेल्स होती हैं वो काम आती हैं। तो जैसे ही सेल्यूलर इंजरी होती है, आपको सर में दर्द होगा या जिस जगह पे इंजरी हुई है उस इंजरी के चलते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे थोड़ी सी इंजरी हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे या किसी पेशेंट के होंठ के अंदर कोई छाला बन गया या कट लग गया किसी केमिकल से, तो हमें पता चल जाता है। कई दिनों तक हम ठीक से नहीं खा पाते। जैसे ही ये डैमेज होता है तो यहाँ पर ल्यूकोसाइट माइग्रेशन, जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इनका फंक्शन होता है कि आसपास में आकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे आपके शरीर में जो फाइब्रिन फैक्टर्स होते हैं, जो फाइब्रोसिस बनती है, उसको हेल्प करें, रिपेयर करें, फिक्स करें, टिश्यू को क्लोज करें। लेकिन यहाँ पर एक बात गलत हो जाती है, आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स ना होने की वजह से जो इसको रिपेयर करने में मदद करेंगे, लाइक विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई, सेलेनियम, अलग अलग तरह के ऐसे अलग मिनरल लाइक जिंक, विटामिन डी, कुल मिला के अलग तरह के मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन जो सेल को रिपेयर करने में मदद करेंगे, अगर आपकी डाइट में वो इंक्लूड नहीं है और आपकी जीवन शैली में उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अपितु आप क्या कर रहे हैं, आप ओमेगा 6 फैटी एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऐसे ऑयल यूज कर रहे हैं, सोया ऑयल, कैनोला ऑयल, ऐसे ऐसे ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे सेल्यूलर इंजरी और बढ़ जाए, तो आप उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप 1 में हमने बात की टिश्यू डैमेज के, स्टेप 2 में हमने बात की इसको रिपेयर करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म चाहिए, वो आपके शरीर में फिक्स नहीं हो पा रहा, वो सेट नहीं हो पा रहा। M1 मैक्रोफेजेज जिनको काम करने के लिए विटामिन डी एसेंशियल है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि पहले हम सब भारतीय बहुत कम कपड़े पहनते थे, वो धोती कुर्ता होता था, वो इस तरह की जीवन शैली होती थी जिसमें हम सुबह 7 से लेके 9 बजे तक अपने खेतों में रहते थे, या इस तरह की जीवन शैली थी कि 5 बजे से लेकर 9 बजे तक हम 10 बजे तक खूब काम करते थे, धूप में काम करते थे। वो अब नहीं है। आपके हर सेल के पास एक ऐसा चार्जिंग स्टेशन है जिससे वो सन से आई हुई किरणों को विटामिन डी में स्पेशली मॉर्निंग 6 to 9 AM कन्वर्ट करके एक ऐसा हार्मोन बनाता है जिस हार्मोन से आपके शरीर में M1 मैक्रोफेजेज एक्टिवेट होते हैं। अब अगर इनका एक्टिवेशन नहीं होगा तो आपका शरीर कैसे कैंसर को जानेगा, कैसे किसी वायरस पैथोजन को जानेगा, कैसे वो वहाँ पे ऐसे सेल भेजेगा, ऐसे सिपाही भेजेगा कि वहाँ पर कुछ खराब लोग आ गए हैं, उनको डैमेज करो, और डैमेज करने के बाद वहाँ पे कंडीशन को नॉर्मल करो। ये एग्जैक्टली ऐसे ही चलता है जैसे हमारी आर्मी हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है और हमारी पुलिस
देश के अंदर हमें प्रोटेक्ट करती है। M2 मैक्रोफेजेज, इनका फंक्शन एक अलग ही रहता है। M2 मैक्रोफेजेज अपने आप में इन्फ्लेमेशन जब शुरुआत होती है तो वहां पे जाके उसके बारे में आपके इम्यून सिस्टम को बताते हैं और आसपास जाके इकट्ठा होते हैं, स्वेलिंग करते हैं, सेल्यूलर स्वेलिंग, ताकि वो इंजरी आसपास के टिश्यू में ना फैल जाए। यदि हमारे शरीर में इतनी अच्छी आर्मी लगी हुई है जिसके पीछे अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च बेस ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनकी हम आज बात करेंगे, लाइक TNF अल्फा। यदि कहीं इंजरी होती है या ट्यूमर शरीर में डेवलप होता है तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, बेसिकली इसका फंक्शन होता है सेल्यूलर इंजरी के साथ साथ जो लीकेज होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, और जो ऐसे एंजाइम लीकेज होते हैं हमारे ब्लड में, उसके साथ साथ ये बढ़ता रहता है। इसके बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, आपके शरीर में इन्फ्लेमेटरी कैस्केड छिड़ जाती है। सेल्यूलर इंजरी का मतलब है अगर हमारे शरीर में कोई डैमेज हुआ है तो उसका पता तुरंत पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मिले, हमारी स्पाइन से होते हुए तुरंत सिग्नलिंग ब्रेन में जाए। अब जो लोग कह रहे हैं कि हमारे ट्यूमर में आज तक हमने कीमोथेरेपी ले ली, रेडियोथेरेपी ले ली, सर्जरी करा ली, क्यों ये ट्यूमर बार बार आ रहा है, हमने महंगे महंगे इंजेक्शंस ले लिए, बड़े से बड़े डॉक्टर को, बड़े से बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट को कांटेक्ट कर लिया, तो हमें सबसे पहले ये सेल्यूलर साइंस समझनी पड़ेगी कि सेल की बॉडी को रिपेयर करने के लिए जितने भी अमीनो एसिड चाहिए होते हैं आपको, वो कीमोथेरेपी नहीं देती। तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? रेडियोथेरेपी, जहाँ पे ऑलरेडी टिश्यू डैमेज है उसको अगर आप रेडिएशन करते हैं तो इस हिस्से को बर्न कर देती है। बर्न अपने आप में इतना खतरनाक होता है, अगर आपने उस हिस्से को बर्न कर दिया जहाँ पे सेल्यूलर इंजरी हुई है तो उसके चारों तरफ एक और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जो कि पहले वाले सेल के ट्यूमर वाले एनवायरनमेंट से भी ज्यादा घातक है। तो वो क्या होगा, बाद में वही टिश्यू बिल्कुल टाइट हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस मतलब एकदम टाइट हो जाना। इसलिए वो लोग जिन्होंने रेडिएशन कराए हैं, 15 रेडिएशन, 20 रेडिएशन, 30 रेडिएशन कान के पास, मुंह के पास, वो कहते हैं अब 3 साल हो गए रेडिएशन कराए हुए, तब से मेरा मुंह खुलना बंद हो गया। रेडिएशन किसी ने कोलोन या रेक्टम के आसपास में कराया, बड़ी आंत के आसपास में, तो उनको स्टूल निकलना ही कम हो गया, या उनके लोअर एनल जो हमारा स्पिंक्चर होता है जिसका फंक्शन होता है स्टूल को जेंटली पुश आउट कर देना और फिर क्लोज हो जाना, उसका फंक्शन ही इतना कम हो जाता है कि उनको स्टूल पास आउट करने में दिक्कत होती है। जिन लोगों ने फेफड़े में रेडिएशन लिया है, उस रेडिएशन की वजह से अगर वो लेफ्ट साइड है तो हार्ट के कमजोर होने का, हार्ट के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं, यदि हम शरीर में सेल को रिपेयर होने के लिए जो मटेरियल चाहिए, यदि उस मटेरियल को ही नहीं देंगे, अपितु हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी कराएंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ऐसे अमीनो एसिड का इम्बैलेंस जो पहले से ही बहुत ज्यादा हो गया है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, कुल मिला के बेसिक बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स जो आपके सेल को एक हेल्दी बॉडी देंगे और हेल्दी टिश्यूज देंगे, अगर हम उन्हीं को नहीं बनाएंगे तो कैंसर से तो छोड़ो, कैंसर के अलावा अपितु दूसरी जो अन्य बीमारियां हैं जैसे कि लिवर फाइब्रोसिस, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, शरीर में अलग अलग तरह की टिश्यू इंजरी जो कि कहीं भी हो सकती है, उसको आप रिपेयर नहीं कर पाओगे। हमने कुछ साइंटिफिक बातें आपको बतानी है कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी प्लांट बेस्ड मेडिसिन जो आपके शरीर में अमीनो एसिड के ऐसे इम्बैलेंस को बैलेंस में ला दें जिससे आपके शरीर में पूरे सेल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, फैगोसाइटोसिस, अलग अलग तरह के ऐसे प्रोटीन डेवलप हों, इस तरह के आपके अमीनो एसिड और मॉलिक्यूल डेवलप हों। जब तक हम शरीर को इस तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं देंगे जिससे आपका शरीर उन अमीनो एसिड को, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को लेके अलग अलग तरह के प्रोटीन का निर्माण करे, और निर्माण करने के साथ साथ सेल की जो बॉडी है उसको फिक्स करके एक नॉर्मल बॉडी बनाए, तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसी वजह से लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी करा कर 2-2, 3-3 बार हॉस्पिटलाइज्ड होकर अपने शरीर को कटवा कर परेशान होकर संभव क्लिनिक पर हमारे यहाँ पहुँचते हैं। और उन लोगों को जब हम प्लांट बेस्ड मेडिसिन, पूर्णतया प्लांट बेस्ड मेडिसिन, जिनसे आपके शरीर को वो सारे न्यूट्रिशन, वो सारे अमीनो एसिड, वो सारे इम्बैलेंस्ड हुए पर्टिकुलर चीजें जिनको आपका शरीर आपके सेल की बॉडी बनाने में, आपके टिश्यूज की एक जो संरचना है उसका निर्माण करने में, एक रेगुलर शेप देने में यूज करेगा, जब तक आप शरीर को वो नहीं दोगे, जो कि आप खाने वाली सामग्रियों से, अच्छे खाने से, ओमेगा 3 फैटी एसिड से, प्रॉपर सेलेनियम, प्रॉपर विटामिन सी, प्रॉपर विटामिन डी एंड अदर अमीनो एसिड को शरीर में नहीं लाओगे, तब तक आपके शरीर की आर्मी शरीर को रिपेयर करने में और एंटीबॉडी बनाने में फेल रहेगी। यदि एंटीबॉडी ही नहीं है तो कैंसर ही नहीं, दूसरी अन्य बीमारियां भी आपको घेर लेंगी। और इसीलिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कह के बोल दिया जाता है कि ये पेशेंट अब ठीक नहीं होंगे। सामान्यतया टिश्यू इंजरी, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, फाइब्रोसिस के बाद
शरीर में लैक्टिक एसिड का बढ़ जाना, लगातार उस टिश्यू का रिपेयर ना हो पाना, ना रिपेयर हो पाने की वजह से वहां पर लगातार एंजियोजेनेसिस फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जिसको आपका शरीर रिपेयर एंड फिक्स मैकेनिज्म में यूज करता है, यदि आपका शरीर उसको हील नहीं कर पा रहा तो उसमें क्या करेगा, नई नई नसें बनाएगा। नई नई नसों के निर्माण से जो वहां पर एसिडिक एनवायरनमेंट हुआ है, ऑक्सीजन की कमी से होने वाले उस सेल के बंडल को जो वहां पर इकट्ठा हो गया है, उसको लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई न मिलने की वजह से आपका शरीर नई नसें बनाएगा, जिसको एंजियोजेनेसिस फैक्टर बोलते हैं। और यदि वो इंजरी अंदर हाइपोक्सिक हो गई है, यानी कि उसमें ऐसा हाइपोक्सिया बन गया है, ऐसी गलन सड़न बन गई है, ऐसा मास्टर रेगुलेटर, कुछ सेल ऐसे अंदर में दबे हुए हैं जो कि सेल्यूलर इंजरी को हील नहीं होने दे रहे, यदि उसको वो ठीक नहीं कर पाया तो लगातार नए नए एसिडिक सेल का निर्माण होते होते ये ट्यूमर एक बहुत बड़े विशालकाय ट्यूमर का निर्माण कर लेता है। जिन सेल्स के अंदर एसिडोसिस बहुत ज्यादा होता है और एल्कलोसिस बहुत कम होता है, यानी कि एल्कलिनिटी कम रहती है, वहां पर कैंसर, आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने का खतरा, इन्फ्लेमेटरी यानी कि दर्द और सूजन और हीट जनरेट होने की वजह से बनने वाले लगातार दर्द के बढ़ने का खतरा होता रहता है। हम कैसे करेंगे इसका समाधान? इसके समाधान के लिए बहुत तरह की दवाइयां यूज करनी पड़ती हैं प्लांट बेस्ड, जैसे कि कुछ अमीनो एसिड, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसके अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में, एग्जाम्पल के लिए रहोडियोलिया रोजिया, जिंको जिसको हम जिंको बाइबोला के नाम से भी जानते हैं, अश्वगंधा, तुलसी, शतावरी, गोक्षरू, अलग अलग इस तरह की औषधियां हैं जो कि शरीर में से लैक्टिक एसिड को निकालने के साथ साथ शरीर में अमीनो एसिड के और बिल्डिंग ब्लॉक्स को बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे लगातार हमारा शरीर ऐसी बीमारियों से लड़ने में, ऐसी बीमारियों को फिक्स करने में एक अपने आप को मजबूती प्रदान करता है, जिससे वो ठीक हो सके। अब यदि कैंसर से ही नहीं अपितु दूसरी बीमारियों से भी बचना है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि यदि आपने प्लांट बेस्ड थेरेपी जो कि अमीनो एसिड के इम्बैलेंस को बैलेंस करती है, हायर लैक्टिक एसिडोसिस को कम करती है, बढ़े हुए एंजियोजेनेसिस फैक्टर को यानी कि ऐसी नसों के निर्माण को कम करने में मदद करती है जहां से ट्यूमर अपनी सप्लाई लाइन लेता है, और शरीर में होने वाली कमजोरी, शरीर में होने वाली थकान, शरीर में होने वाले स्ट्रेस की वजह से अनिद्रा की जो प्रॉब्लम रहती है, इसकी वजह से लगातार आपका ब्रेन ऐसे सिग्नल भेजता रहता है कि अब आपका शरीर ठीक ना हो पाए। जब तक आप इनका प्रॉपर तरीके से एक कॉम्पैक्ट पैकेज जो कि हम संभव क्लिनिक पे देते हैं, ऐसी आयुर्वेदिक औषधि जो कि प्लांट बेस्ड मेडिसिन से ही बनी हुई है, जब तक आप उसका सेवन नहीं करेंगे तब तक आप नहीं जानेंगे कि बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडियोथेरेपी और बिना सर्जरी के कैसे कैंसर के पेशेंट को ठीक किया जाता है। 8 से लेकर लगभग 10-15 दिन की हम यहाँ से दवाइयाँ पेशेंटों को देते हैं और उन्हीं दवाइयों से पेशेंट कहते हैं कि हमारे ट्यूमर जो लगातार बढ़ते जा रहे थे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लेने के बावजूद, ये ट्यूमर छोटे होने शुरू हो गए हैं। जो पेशेंट नींद से 6-6 महीने से, 4-4 महीने से, 1-1 महीने से नींद से परेशान रहते हैं, उनका गट एंड ब्रेन एक्सेस पूरी तरह डिसरप्ट हुआ रहता है, ना उनका कभी गट ठीक होगा, ना उनका ब्रेन कभी स्ट्रेस फ्री होगा और ना ही वो कैंसर से निजात पा पाएंगे। इसकी वजह यह है लगातार क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से आपके शरीर में ऐसे पर्टिकुलर हार्मोन जो आपके ब्रेन से जनरेट होते हैं, आपकी पिट्यूटरी से, जो कि ब्रेन के अंदर एक मास्टर रेगुलेटर ग्लैंड है, उससे जनरेट होते हैं, वो ठीक नहीं होंगे तो ना आपको ठीक से नींद आएगी, ना ठीक से नींद आने की वजह से कोर्टिजोल का लेवल बढ़ेगा। लगातार बढ़ते हुए कोर्टिजोल के लेवल को मेंटेन करने के लिए किडनियां इस तरह के सिग्नल भेजेंगी जिससे आपके शरीर में कैल्शियम जो इनसाइड आपकी बोन्स है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में आएगा। यदि इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में आ जाता है तो पेशेंटों को हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ना, लगातार उनकी आर्टरीज में और वेन्स के अंदर होने वाले डैमेज, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं। जब तक आप इस पूरी की पूरी कैस्केड को रिवर्स नहीं करेंगे, ये नहीं जानेंगे कि हम एक शरीर नहीं है, हम करोड़ों अरबों सेलों का एक बंडल है और हम सेल की हेल्थ पर काम नहीं करेंगे, तब तक आप बीमारी से निजात नहीं पा सकते। तो संभव क्लिनिक पे ऐसा स्पेशल क्या होता है? संभव क्लिनिक पर ऐसी प्लांट बेस्ड मेडिसिन हम यूज करते हैं जिससे पेशेंट के गट एंड ब्रेन इसका फंक्शन स्मूथ हो, जो कि कीमोथेरेपी में नहीं होता। ऐसा फंक्शन स्मूथ हो जिससे पेशेंट की इंटेस्टाइन की जो इलास्टिसिटी है, जो लचक है, जिससे प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन उसके अंदर जाएं और सेल को रिपेयर करने में और टिश्यू इंजरी को रिवर्स करने में मदद करें, उनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि कीमोथेरेपी नहीं करती। हम ऐसी भी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो कंप्लीटली प्लांट बेस्ड हैं, जो आपके शरीर में नए और हेल्दी सेल के निर्माण में एक भूमिका निभाती है। ये भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी नहीं करती। तो यदि आप कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लेने वाले ऐसे पेशेंट हैं जो लगातार 3-6 महीने, 8 महीने से कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ले रहे हैं और लगातार आपको ऐसी तरह की फीडबैक दी जा रही है कि देखिए अब तो आप सेवा कर लीजिए, अब आप रिवर्स नहीं हो सकते, तो होप हमेशा है। संभव क्लिनिक पर 20 से 30% ऐसे पेशेंट आते हैं जो स्टेज 3, स्टेज 4 में होते हैं
और उनमें से 70 to 80% रेजोल्यूशन रेट, इतना अच्छा रेजोल्यूशन रेट है। इसीलिए हम इतने सारे वीडियोस, इतने सारे लोगों की फीडबैक, इतनी सारी हैप्पी स्माइल्स बना के डाल भी पा रहे हैं। तो ये मैसेज उन सब के लिए है जो इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, लिवर सिरोसिस से जूझ रहे हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं, किडनी में लगातार होने वाले डैमेज से, लगातार होने वाले डायलिसिस से परेशान है, जिनका पैसा जाना शुरू तो हुआ था 4-5 साल पहले, लेकिन अब तक वो कैस्केड खत्म नहीं हुई, मरीज की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मैसेज उन सब भाइयों के लिए, उन सब बंधुओं के लिए, उन सब बहनों के लिए, उन सब माताओं के लिए, उन सब परिवारजनों के लिए, उन बंधुओं के लिए है कि एक बार संभव क्लिनिक पर आकर हमारे डॉक्टर की टीम से मिलें, जिससे हम आपको कैंसर के बनने के कारण से लेकर स्टेप बाय स्टेप किन चीजों के खाने से ये बढ़ रहा है, किन चीजों के खाने से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, क्या प्रॉपर डाइट है, किस तरह की मेडिसिन के लेने से, किस तरह के बदलाव के करने से आप इसको 1 हफ्ते से 8 दिन में रिवर्स कर सकते हो। जब तक आप इस बात को नहीं जानोगे तब तक कैंसर से आप नहीं जीत सकते, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट हमारे इंडिया में इतना बढ़ गए हैं। डायबिटीज लगातार आपके शरीर में डैमेज करती है, एथेरोस्क्लेरोसिस करती है, लैक्टिक एसिडोसिस को बढ़ाती है, आपके नर्वस सिस्टम को वीक करती है, मेल और फीमेल दोनों में सेक्सुअल डिसफंक्शन को, सेक्सुअल ग्लैंड को ही नहीं अपितु अन्य ग्लैंड को भी वीक करती है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो यह जाने कि जब तक हम अपने मास्टर रेगुलेटर, जो हमारे शरीर के अंदर टोटल ग्लैंड्स हैं, टोटल सेल्स हैं, सेल्स को बनाने वाली जो एक इम्यूनोलॉजी है, जब तक हम उसको करेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये ऐसी कॉम्पैक्ट मशीनरी है जैसे एक गाड़ी में 4 पुर्जे खराब हो जाएं तो वो कभी ठीक से नहीं चल पाती। इसी तरह से यदि शरीर के अंदर 4, 5, 6 फंक्शन डिसरप्ट हो जाएं, जो कि मास्टर रेगुलेटर हैं, अलग अलग तरह के जीन को, अलग अलग तरह के सेल के फंक्शन को मेंटेन करने में, जब तक आप उनको ही नहीं जान पाओगे, आप कैसे ठीक करोगे कीमो से, रेडिएशन से कैंसर को। तो जिनके लिए कैंसर एक महामारी बन गया है, उनको लगता है कि भाई ये ठीक नहीं होगा, पेशेंट घर में 15 दिन से सोया नहीं है, 10 दिन से पेन में परेशान है, घर वाले सभी लोग जो पेशेंट के साथ रहते हैं वो खुद बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए मैसेज है, एक बार संभव क्लिनिक की टीम से आके मिलें, इस पूरे सेल्यूलर पाथवे को समझें और देखें कि हफ्ते से 10 दिनों में ही कैसे कैंसर रिवर्स होना शुरू हो जाता है। यदि किसी को भी इस तरह की बीमारी है, कैंसर हुआ है अलग अलग ऑर्गन का, चाहे वो खून का कैंसर हो, ल्यूकीमिया हो, लिम्फोमा हो, सार्कोमा हो, शरीर में किसी भी तरह का कैंसर